यस मेरे प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की एक्सरसाइज एनसीईआरटी से स्टार्ट करा रहा हूं। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में होते हैं और प्लस अगले क्वेश्चंस अगली वीडियो में। ओके, एनसीईआरटी बुक 12th फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1। जिन जिन कॉन्सेप्ट की अवस्था पढ़ती रहेगी वो मैं यहां बताता रहूंगा, और बेसिकली पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे। तो इसके हर लेक्चर की, हर आर्टिकल की, हर प्रूफ की, हर डेफिनेशन की वीडियो मेरी बनी हुई है, या मेरे चैनल पे जाके आप खुद भी उनको देख सकते हैं, सारी पब्लिक है। और कोई क्वेश्चन अलग से पूछना है तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. $100 ohm resistor. Is connected to AC source. एसी सोर्स का वोल्टेज और करंट वेरिएबल होता है, और अगर उसकी वैल्यू देता है तो समझो आरएमएस वैल्यू दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आप सब बच्चों के। 220 वोल्ट दे दिया उसने, 220 वोल्ट, तो अंडरस्टूड है ये उसकी आरएमएस वैल्यू है। ओके, और 100 ओम का रेजिस्टर। बस ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद दो पार्ट में क्वेश्चन है। पार्ट ए, क्वेश्चन 1 पार्ट ए, ये सर्किट देने के बाद पूछता है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आई आरएमएस, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। आरएमएस है तो ये भी आरएमएस हो। ओके, वी आरएमएस इज 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, so 2.2 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू 2.2 एम्पियर। पार्ट बी में पूछ रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। रेजिस्टेंस है तो पावर जरूर कंज्यूम्ड होगी। पार्ट बी, पावर कंज्यूम during 1 cycle, understood? तो V इंटू आई, V इंटू आई, और यहां पे RMS, RMS, VRMS is 220 and IRMS is 2.2। तो 0 से पॉइंट जाएगा, 22 इंटू 22, 22 दूनी 44, 44, 45, 48, 44 वाट। अब इसमें कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको इससे कोई कॉन्सेप्ट बताना पड़े। इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, ये भी दो पार्ट में है। पार्ट ए अलग पूछ रहा है बिल्कुल। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज दिया उसने इस बार। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, तो सिंपल ही है फिलहाल। पार्ट ई या वी लिखते हैं, ईएमएफ के हिसाब से ई लिखते हैं, सबका मतलब एक ही आता है एसी में। तो जानना चाह रहा है पीक वोल्टेज गिवन है, आरएमएस वोल्टेज जानना चाह रहा है। ई आरएमएस, वी भी लिख सकते हो जैसे मैंने वी लिखा था, ठीक है, इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। Okay, it is 300 volt given by √2, 300 √2। तो अगर आप इतना वोल्ट भी लिखते हो आंसर तब भी मिलेंगे। आप 300 और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से नीचे करते हैं तो 2 हो जाएगा। तो इसको आप केवल स्क्रीन चेक कर लेता हूं।
थोड़ा जरूरी है, एक लाइन और है, ठीक है। तो 150 √2 वोल्ट, और दूसरा ये है, इस वैल्यू 1.414 रख के मल्टीप्लाई करके वहां से निकाला जा सकता है। अगर नहीं टाइम है तो इतने में भी नंबर मिल जाता है। इट्स ओके। पार्ट बी, द RMS वैल्यू ऑफ करंट in an AC circuit 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पार्ट बी कह रहा है वो RMS वैल्यू करंट की 10 वोल्ट 10 एम्पियर है, पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो पीक वैल्यू इज √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू, 1.414 into it is 10 ampere RMS value given. So 14.14 ampere is the answer. इसमें भी आप 1.414 रख के काम कर सकते हैं, इतना छोड़ना कोई दिक्कत। तो शुरू के दो क्वेश्चन भी सिंपल थे, जिसमें किसी कॉन्सेप्ट की अवस्था मुझे नहीं दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 3, आप तो पॉज करके नोट कर सकते हो, तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, a 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो आपको बनाना है यहाँ पे एक इंडक्टर AC के साथ जुड़ा हुआ। आप बनाएंगे एक इंडक्टर AC सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ, और इसके लिए कह रहा है वो, इसको आगे करो। अब ठीक है, 44 मिली हेनरी इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, 44 मिली हेनरी, और जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट। फिर बताता हूं, वेरिएबल होता है, अगर कोई वैल्यू प्रिंट की जाती है तो RMS वैल्यू ही प्रिंट की जाती है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS फाइंड करनी है। I is equal to V upon R, V RMS तो V RMS अपॉन R। अब रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे रिएक्टेंस करेगा, रिएक्टेंस होता है ओमेगा, ठीक है। और उसने 220 वोल्ट के साथ 50 हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी दी है, 50 हर्ट्ज। तो इसकी वैल्यू V RMS के साथ ओमेगा इज 2 पाई L इंटू L। अब सारी इंफॉर्मेशन है, केवल एक कैलकुलेशन डायरेक्ट मात्र। 220 डिवाइड बाई 2 इंटू 22.7 लें तो 7 से कटने के किसी के भी चांस नहीं है, तो 3.1 अभी 22.7 ले लें तो ये सही रहेगा। 2 पाई F, F है आपका 50 हर्ट्ज और L है आपका 44 मिली हेनरी, तो 10⁻³ तो हेनरी होता है। तो आपका इससे सीधा 10 टाइम्स काट देना चाहिए और 7 ऊपर भेज दो, 70 अपॉन 50 × 100 हो जाएगा, 100
इंटू 44 इंटू 10 पावर -3 ऊपर जाए +3। ओके, तो अब आपका 70 में 44 का डिवाइड देना पड़ेगा और बाकी 1000/100 यानी कि 10 सीधा इसमें इंटू 4 से काट दीजिए और 4 गुण 4 4 गुण 4 3 4 से 28 4 पंजे 20। ठीक है, और इक्वल टू 11 कम 11 6 बचेंगे 65 11 पंजे 55 10 बचेंगे 100 हो जाएगा 11 9 99 1 बचेगा बस रहने दीजिए 15.9 एम्पीयर। ये इसका आंसर है। थर्ड, बस कुल इतना ही था, थर्ड का एक ही ऑप्शन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ए 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्ट टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। ये सेम टू सेम, बस इंडक्टर की जगह इस बार कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कनेक्ट टू AC source। Question number 4 is continue। 60 microfarad 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। चौथा क्वेश्चन, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। वो RMS वैल्यू निकालनी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। I RMS इक्वल टू V RMS अपॉन R का काम यहाँ पे रिएक्टेंस करेगा, वहां इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL इक्वल टू ओमेगा L और X इज 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा C ऊपर पहुंच जाएगा और ओमेगा वैल्यू लिख दी 2πfc। 2πfc ऊपर पहुंच गया और साथ में V RMS 2 इंटू 22/7। फ्रीक्वेंसी है 60 इस क्वेश्चन में। कैपेसिटेंस है 60 इंटू 10 पावर -6 और VRMS है 110। ठीक है, तो इसे कैलकुलेशन करनी है। चवालीस इंटू 36 अपॉन 7। 44 36 7 टाइम पावर 2 3 पर इंटू 11 मिलेगा उसका। ठीक है, 7 आ गया 44 आ गया 36 आ गया 2 0 ये 2 और 1 3 -6 -3। ओके, तो अब में क्या करेंगे, नीचे की स्पेस है इसमें दिखाई दे रही है। चलो एक लाइन और आ जाएगी। और इसमें कैलकुलेशन करनी है आपको, तो एक काम कर लो, 7 का डिवाइड किसी एक में दे लो, 7 पंजे 35 इसमें दे लो। 0.3 को यहां ले आओ, 4.4 एक जीरो से यहाँ, एक जीरो यहाँ एडजस्ट होगी और 2 जीरो यहाँ कर 0.1, ये तो एडजस्ट हो गया। अब बचा 36/7, तो 7 पंजे 35 1 7 पंजे 7 3 7 चौक 28 2 7 31। ठीक है,
ये ठीक रहेगा। मल्टीप्लाई 4.4 इज इक्वल टू 4.4 इंटू 11 या 33 3 या 44 45 46 47 4 या 11 12 13 14 15 1 55 56 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या ठीक है। और जी 4.4 इंटू 0.57 कर लो सीधा सीधा और इंटू कर लो 4 से 28 2 4 में 20 और 2 22 और फिर 4 से 2 2 8 8 0 5 2 2508 2508 1 2 3 ये तक बस एक भी आ जाएगा जब भी 2.5 एम्पियर ये इसका आंसर है। ओके क्वेश्चन 5 इन क्वेश्चन 3 एंड 4 देखिए 3 एंड 4 अभी आपके सामने ही है। In question 3 and 4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. अब आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी एसी सर्किट में एवरेज पावर इन एसी सर्किट पी इज देखिए V इंटू आई आपने डीसी सर्किट में पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, यहां पे V इंटू आई होता है, पर इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के 90 डिग्री आगे पीछे हो जाने से हमें यहां बेनिफिट मिलता है, पावर डिसिपेशन कुछ कम हो जाता है, यानी एनर्जी डिसिपेशन जिस रेट से होता है वही पावर होती है इलेक्ट्रिक पावर। तो V RMS इंटू आई, RMS और सबसे इंपॉर्टेंट है cos फाई, ये फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दैट सर्किट। जब हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था पावर तो V इंटू आई कर दिया डायरेक्ट, जो क्वेश्चन 1 किया था अभी इसी वीडियो में, क्योंकि ओमिक रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम, तो cos 0 इज 1, तो सीधा V इंटू आई ले लेता हूं पहले क्वेश्चन में। पर अब क्या है यहां पे थर्ड क्वेश्चन में प्योर इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, ये 90 हो जाएगा और cos 90 0, एवरेज पावर 0 आएगा आंसर। और क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहां पे प्योर कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है 90 डिग्री, फेज डिफरेंस अब फिर दोबारा 90, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप क्या करेंगे, बोर्ड में तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें 7 जरूर आएगा, किसमें पावर क्या है, एवरेज पावर, नेट एब्जॉर्ब, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब, एवरेज पावर मतलब नेट पावर कंप्लीट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इन क्वेश्चन नंबर 3 वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे, कॉस फैक्टर cos 90 0 हो जाएगा, इसलिए एवरेज पावर 0। इन क्वेश्चन नंबर 4 कैपेसिटर में करंट आगे होता है वोल्टेज,
ठीक है। तो पावर फैक्टर यहाँ पे भी cos 90 0, इसलिए इसकी एवरेज पावर भी 0। ठीक है, एक्सप्लेन भी हो गया क्यों और आंसर भी। तो ये तो आपके 5 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अभी गुंजाइश से चलते हैं जितना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, 10 तो कम से कम हो ही जाएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो अलग बात, बस बड़े क्वेश्चन कुछ नहीं होते, सब आसानी है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, जैसे ओमेगा नॉट लिखते थे, ओमेगा आर क्या रहा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आज नेक्स्ट नोट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा की बात करें तो हम ओमेगा नॉट लिखते हैं, उसमें ओमेगा आर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज √1/LC। इट इज 2πf, तो 2π/, में आ जाएगा। अगर वो एफ की या न्यू की बात करता है तो 2π/, में आ जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी वाली फ्रीक्वेंसी है, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा लिख रहा है वो, इस कारण ये यूज किया जाएगा। तो ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एलसीआर सर्किट में दे रखा है, आप सर्किट बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। एल सी एल सी आर। L 2 हेनरी है, L 2 हेनरी, C 32 माइक्रोफैरड, C 32 माइक्रोफैरड एंड R 10 ओम। ये देखा, व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है, पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये निकालिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर क्या है, तो ओमेगा आर लिखना पड़ेगा, √1/LC। इसको फास्ट सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद इस सर्किट की व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट, इसकी क्वालिटी फैक्टर भी आपको निकालना है। √1/2 इंटू C है आपके पास 32 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻+6 ऊपर जाएगा हो जाएगा और 32 दूनी 64 इज इक्वल टू 10⁻3 यानी 1000/8। 8 कम 8 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40, 125। ठीक है, 125 रेडियन पर सेकंड, जो ओमेगा इसको होती है, और क्वालिटी फैक्टर रेडियन पर सेकंड। ये पार्ट ए बी नहीं पूछा, ऐसे पूछा बस सीधा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का कॉन्सेप्ट नोट करेंगे आप। क्वालिटी फैक्टर
या क्यू वैल्यू, ठीक है। ओमेगा नॉट एल अपॉन आर आल्सो ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर आप ये रख देते हो 1 अपॉन अंडररूट एल सी, अंडररूट एल सी, तो अंडररूट एल से ये कट के अंडररूट एल ऊपर बच जाएगा, तो 1 अपॉन आर और अंडर रूट एल अपॉन सी। ये ओमेगा नॉट, ये सी से फ्री है, ये ओमेगा नॉट से फ्री है, और आपको एल से फ्री चाहिए। 1 अपॉन आर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एल, ये अंडररूट एल ही चाहिए आपको, अंडररूट एल उधर भेज दीजिए, तो अपॉन में ओमेगा नॉट अंडररूट सी, अपॉन में ओमेगा नॉट अंडररूट सी और अंडररूट सी, यानी ओमेगा नॉट सी आर, एल छोड़ दीजिए। ओमेगा नॉट की वैल्यू रखते हो 1 अपॉन अंडररूट एल सी, तो एल सी पर पहुंच जाएगा, एल सी कट जाएगा, तो अंडररूट एल अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है, सही। ये तीन, अरे ये याद रखें बस, और इसका फॉर्मूला याद रखें ये वाला, तो आराम से याद हो जाएंगे बाकी दोनों, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले आप ध्यान करें इस बात का, और मैं कह रहा हूं कि इसको ध्यान रखें और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला ध्यान रखें, तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, अपना आप हो जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर वो जानना चाह रहा है, तो इस समय क्वालिटी फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? आर पता है तो एल सी आर पता है, तो ये लेना सही रहेगा। हालांकि ओमेगा नॉट भी निकाल चुके हो, 125 भी ले सकते हो, 125 और एल ये भी ठीक रहेगा, ये ले लीजिए, ठीक है। ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट निकल चुका ना, अगर ना निकालते, ये ना पूछता हो, सीधा पूछता इसका क्वालिटी फैक्टर निकालो, फिर ये वाला लेना चाहिए कि मैं एल सी आर ही पता है बस। ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ठीक है। ओमेगा नॉट एल निकाल चुके 125, एल है 2 और आर है 10, यही ज्यादा बेहतर है, इज 250 अपॉन 10 25, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। क्वालिटी फैक्टर इज 25 हेंस। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यार रुकना ठीक नहीं, क्योंकि आपको पॉज करके बाद में कर लोगे इसको। 7th क्वेश्चन, मैं सोचा कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हो ही जाए। और एक बात और प्यारे बच्चों, एससी वर्मा से पूरी 3 वीडियो में कंप्लीट की गई है। अगर आवश्यकता है तो बता देना मुझे, नहीं सर्च कर लेना, पर वो उसमें करना 12th फिजिक्स वाली प्ले लिस्ट में नहीं, जेईई नीट फिजिक्स नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें एससी वर्मा की एसी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 3 चरणों में पूरी की गई, 3 वीडियो। शुरू के शायद 7 क्वेश्चन क्या है, लगभग एवरेज 7 क्वेश्चन करके ऐसा निपटाया गया। इसके हो गया आपके 6 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन ठीक आ रही है ना? A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor, यानी कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ दिया गया। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑस्किलेशन ऑफ सर्किट? एल फ्री ऑस्किलेशन यानी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑस्किलेशन, फ्री ऑस्किलेशन नेचुरल ऑस्किलेशन, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि वही ये वाला फॉर्मूला जो वही बताया, ठीक है। ये यूज कर दो कि एल और सी दरकार। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पे एंगुलर कह दिया इसने, ठीक है, यानी ओमेगा ही पूछ रहा है। ओमेगा नॉट इज अंडर रूट
1/LC। अब 1 को ऊपर लेके अंडर रूट LC इसका भी कर सकते हो, ठीक है, 1 का तो 1 ही होता है, अंडर रूट 1/LC वैल्यू पुट कर दिया, छोटे क्वेश्चन में बस नॉलेज होना चाहिए। एल है आपका 27 मिली हेनरी, 27 मिली हेनरी, तो अब ये हो गया हेनरी। और कैपेसिटर है चार्ज था 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रो, तो ये फैराड में, ठीक है, तो इतना रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0, ये है 1 -9 -8 ऊपर जाएगा +8, बचा 27 × 3 81, ठीक है, तो 10 की पावर 4 आ गई और अपॉन 9, ठीक है जी। तो इसको आप फिजिक्स है पॉइंट में निकालना पड़ता है आंसर, तो 10 अलग कर दो अपॉन 9 और 10 की पावर 3 अलग कर दो, ठीक है, और 9 को 9 फिर एक बस 1 आता है 1.11 × 10 पावर 3 रेडियन पर सेकंड। 7th क्वेश्चन का यह आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, suppose the initial charge on the capacitor in question 7 is 6 मिली। इसी क्वेश्चन में बात कर रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो निकल गई, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर उसमें चार्ज 6 मिली कूलम होता, what is the total charge stored in the circuit initially, what is the total energy at later time। इसमें वो कह रहा है इतना इंडक्टर है, इतने हेनरी का और इतने फैराड का कैपेसिटर है, तो ये प्योर है, ये ओमिक रेजिस्टेंस से फ्री है। ओमिक रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहती है, वो वेस्टेज नहीं होती, तो बाद में एनर्जी वही रहेगी जो शुरू में, और शुरू में आप निकाल सकते हो कैपेसिटर के फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 8, इनिशियल व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द लेटर टाइम, व्हाट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। तो टोटल एनर्जी इनिशियली, तो टोटल चार्ज तो Q और C, तो हाफ CV स्क्वायर होता है, Q स्क्वायर अपॉन C होता है और Q भी होता है, ठीक है। तो इसे निकाल दीजिए, 1/2 कितना चार्ज उतार रहा है, 6 मिली कूलम, 6 मिली हटा दो, इतना कूलम आ गया, एंड इट्स स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय C है C 30 × 10 पावर -6, ओके। तो ये 10 पावर -6 है, पावर माइनस ये तो कैंसिल हो गया, बाकी आ गया 36 और अपॉन 7, ये आ गया 0 से यहां पर आ जाएगा 6 × 36 0.6 जूल, ये इसमें एनर्जी होगी। अभी लेटर U लेटर इज इक्वल टू U 0.6, ठीक है। एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन प्योर, प्योर मीन्स रेजिस्टेंस फ्री, ओमिक रेजिस्टेंस फ्री, it is pure, energy stored in, energy is conserved in pure LC circuit, और प्योर हमने बता भी दिया ओमिक रेजिस्टेंस से जो फ्री हो।
लेटर एनर्जी वही रहेगी जो शुरू में थी जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, टाइम कितने मिनट की वीडियो होगी? वीडियो होगी 35 मिनट 20, 21, 22 सेकंड। तो ठीक है, इसको यहीं रोक देते हैं। इस वीडियो में 8 क्वेश्चन हो गए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा। ओके, इसके अलावा अगर आपको एसी या कोई सा भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है।